नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना का लॉकडाउन 4 भी पूरा होने वाला है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जीवन इसी के बीच निकालना है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 4 लॉकडाउन हमने बड़े संयमित तरीके से घर में बैठ करके निकाले, उसके बाद क्या यही दिन देखने थे? आखिर गलती किसकी रही और खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक रामजीवन मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और विधायक जोगेश्वर गर्ग साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल जांगीर साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि रिकवरी रेट जो है वो काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी लोगों का ये मानना है कि हमें क्या सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अब तो दुनिया सड़कों पे घूमती नजर आती है। हम आप जब सड़क पे चलते हैं, खासकर आप 6 बजे के आसपास का टाइम लीजिए, तो हम भूल जाते हैं कि कोरोना का कोई दौर भी आया था, लेकिन जैसे पता लगता है कि मास्क लगा रखा है, मेरे पड़ोसी ने मास्क लगा रखा है, तो डर वापस लगता है। यह दौर आने वाला है, हमें इसी के बीच निकलना पड़ेगा जो सरकार संकेत दे रही है। तो वास्तव में अब क्या सावधानी रखने की जरूरत है? पहले तो मान के चल रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से हाथ धो के चलिए, मास्क लगा के चलिए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, लेकिन अब आगे आगे क्या, किस तरह के ध्यान रखने की आवश्यकता है? जी जांगीर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी बोलिए। हाँ, देखिए, कोरोना को अपन ने शुरू में बड़े ही अच्छे तरीके से लिया था। पब्लिक ने भी बहुत अच्छे तरीके से लिया, सरकार के प्रयास भी बहुत अच्छे तरीके से रहे। लॉकडाउन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 भी अभी लगभग खत्म होने को है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन 4 खत्म होने को है, इतना टाइम हम लॉकडाउन में बिता चुके हैं, जैसे ही रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अपने को मिले हैं, तो पब्लिक को देख के ये लगता है कि पब्लिक काफी फ्री हो गई है। उनको लगता है कि मतलब दिस इज, जो भी प्रॉब्लम थी दैट्स ओवर। बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी जो कि जो है, बस इतना सा फायदा अपने को हुआ है कि ये जो अपने को टाइम मिला है लॉकडाउन के चलते, उसमें अपने को इस बीमारी की नेचर, इस बीमारी की बिहेवियर, किस तरह की बीमारी है, उसके बारे में अपने को काफी कुछ समझ में आया है। साथ में अपने को कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं पेशेंट के साथ डील करते टाइम, वो अपने पास काफी मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं। कुछ प्रोटेक्टिव एपरेटस अपने पास में काफी अच्छी क्वांटिटी में पहुंच गए हैं। मास्क की अपने के पास कोई कमी नहीं है, सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। तो इन चीजों में अपने को लॉकडाउन से फायदा हुआ है। लेकिन मैं आम पब्लिक से यही कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन खत्म होने का गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन देने का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल जाएं। अभी भी कोरोना से बचने के जो तरीके हैं वो वही हैं जो अपन ने शुरू से अपन मानते हुए आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग जो अपने को अभी भी मेंटेन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अपने को हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना सबसे ज्यादा टचिंग से फैलता है, एयर से इतना ज्यादा नहीं फैलता है, ड्रॉपलेट से होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता है। नंबर 3, मास्क अपने को जो है यूज करना है। मास्क के बारे में काफी कुछ पब्लिक हमसे पूछती है, तो जब आप गैदरिंग में होते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, उस टाइम मास्क आप जरूर रूप से पहने। जरूरी नहीं है घर पे अपन हर टाइम मास्क पहन के रखें, बट जैसे अपन बाहर निकलते हैं किसी छोटा मोटा सामान लेने के लिए, कहीं जाने के लिए, उस टाइम अपने को मास्क जरूर पहनना चाहिए। उसके अलावा जैसे ही अपने में कोई लक्षण किसी तरह के नजर आते हैं, सिंपल खांसी जुकाम के लक्षण आते हैं, तुरंत अपने को रोक। ये 4 चीजों का ध्यान अपने को यदि रखेंगे तो इसको अपन आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। अदरवाइज यदि अपन ये मान के चल रहे हैं कि लॉकडाउन 4 खत्म होने को है एंड एवरीथिंग इज ओवर, तो वो चीज सिचुएशन नहीं है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। रामजीवन मीणा साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। मीणा साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था से पार्ट जुड़ा रहा, काफी जगह कर्फ्यू रहा और एरिया भी अलग अलग बांट दिए गए। लंबे समय तक हम लोगों को नाकेबंदी के दौर से गुजरना पड़ा। 4 तबके को सेट किया गया, उसके अलावा कोई इमरजेंसी है तो ही आप सड़क पे जा सकते हैं। ये दौर भी लगभग 40 दिन तक चला। उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, प्रवासी जो आ रहे हैं, राजस्थान के अकेले की बात कर लेते हैं तो पिछले 5-6 दिन के अंदर प्रवासियों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े विस्फोटक आ रहे हैं। 1700 क्रॉस कर चुके हैं हम प्रवासियों के जो संक्रमित आंकड़े हैं उसी को लेकर।
देश में अलग स्थितियां बन रही होंगी। निश्चित रूप से ज्यादातर राज्य जहां पे भी प्रवासी पहुंच रहे हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने चुनौतियां किस तरह की मान के चलते हैं भैया? क्योंकि अभी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि दो ही एरिया होंगे, कर्फ्यू और नॉन कर्फ्यू, तो निश्चित रूप से चैलेंजेस होंगे पुलिस के सामने। तो किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं अभी? देखिए योगेंद्र जी, आपने जो कहा उससे पूर्व में कोई बात कहूं, मैं अपनी आत्मिक भावना से पुलिस, मीडिया और डॉक्टर्स, उनका स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको हेड्स ऑफ करना चाहूंगा कि अब की बार जो राजस्थान में एकाग्रता दिखाई गई है, मेरे ख्याल में दूसरे राज्यों से भी हम आगे बढ़ गए। जबकि राजस्थान को ये मानते हैं लोग आज कि एक सामान्य प्रकृति का भोला भाला सा स्टेट है, जहां पर न छल छद्म है, न यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा है, न आपस में कोई दूसरे की बुराई है। एनीवे, आपने अभी ये बात कही कि आगे क्या चैलेंजेस होंगे। पुलिस विभाग का अनुभव के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि दो तरह की जीवन विधा लोगों को अपनानी चाहिए, जिसमें पुलिस भी शामिल है और आदरणीय डॉक्टर साहबान भी शामिल है, कि अपने स्वयं का आत्मिक बल, शारीरिक बल के अलावा आत्मिक बल बढ़ाने के लिए किस प्रकार की दिनचर्या हम साधें, वो पुलिस के लिए भी मददगार होगी। क्योंकि पुलिस में उदंड लोगों से डील करने के तो उनको पहले गुर सिखाए हुए थे, लेकिन जो सौम्य हो लेकिन किसी कारण से गलती कर रहे हो, जैसे उनको पता नहीं है कि ये ऐसा करने से, मास्क हटा देने से, जहां एरिया लॉकडाउन का है, बंद किया हुआ है, वहां नहीं जाने से उनको क्या नुकसान होगा। कई ऐसे भोले भाले लोग होते हैं, तो उनको रोकने के लिए उनके पास में क्या साधन थे? केवल एक ही बात थी। अब उन्होंने सीख तो लिया है, लेकिन उनको भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि उन लोगों को समझाइश एक बहुत बड़ा माध्यम था, और अब तक राजस्थान में सफल रहे हम, पुलिस विभाग भी और प्रशासन भी सफल रहा है कि बजाय शारीरिक हिंसा या दंडात्मक कोई कार्रवाई करने के अलावा उन्होंने उनको समझाइश से बहुत लाभ उठाया, स्थिति नियंत्रण में रखा और इतनी सफलता पाई है। मेरे ख्याल में, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं करूंगा कि पुलिस विभाग का कितना श्रेय होना चाहिए, लेकिन जितना उनका अपेक्षित था उससे कहीं अधिक उन्होंने अपना भागीदारी अदा की है कि लॉकडाउन के अंदर हम जो भी आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने के लिए। अब एक नई बात आपने अभी पूछी, जो आपने चर्चा करने की चाहिए, वो अपेक्षा मेरे से की है, वो है, मेरा विचार ये है कि दैनिक जीवन के अलावा लोगों के अंदर जागरूकता कैसे बढ़े। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मीडिया से अपेक्षा है, मीडिया ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, अथक अथक जिसे कह सकते हैं, अपने शरीर की, अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हुए भी। लेकिन ये निवेदन भी अपेक्षा है, करने के लिए अपेक्षित है कि थोड़ी सी एक व्यवस्था ये और ज्यादा की जानी चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाए। अब देखिए, अब तक व्यवस्थाएं शहरों के लिए अपेक्षित थी, शहरों में खतरा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो ही मजदूर जाएंगे अब गाँव में खतरा बढ़ेगा, और इसमें किसी गलती नहीं होगी, परिस्थितियां ही ऐसी बनेंगी। और उधर से बरसात का आने का समय होगा, खेतीबाड़ी काम भी बढ़ेगा, तो उस समय कैसे लोग अपने दिनचर्या को वहां ढालें गांव के अंदर। गांव में विमुक्त जीवन, गाय भैंस के साथ जीवन, माँ बाप के साथ जीवन, देवताओं के साथ में जीवन, सुबह प्रार्थना, स्नान ध्यान करना, जैसा उनका जीवन जीते रहे लोग, जीते रहे हैं हजारों वर्षों से, जिएंगे। लेकिन उसमें भी शहरों ने तो बहुत कुछ सीख लिया, वहां भी इस बात का प्रचार और अधिक हो कि वो अपने दिनचर्या इतनी बदले कि दूसरों को कठोरता या कठिनाई पैदा नहीं करें और खुद के लिए खतरा मोल नहीं लें। मेरे ख्याल इसकी आवश्यकता है। ये मेरा इस तरह का विचार है। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। रामनारायण जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। कहीं तो चूक रही है जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है ये, जैसे हमारे से आम बातचीत, आज हमारा जो एजेंडा है उसको फोकस हमने इसी वजह से किया है। कई लोगों का कहना है कि 40 दिन तो बिल्कुल हम ये नहीं देख पाए कि सब्जी सुबह बनी है, शाम को बनी है, किसके साथ हमें खाना खाना है, बच्चों को कहीं जाने देना है, नहीं जाने, एकदम पैक होके, सिर्फ इस आशा के साथ में कि कल का दिन बहुत बेहतर होगा। लेकिन चौथा लॉकडाउन भी खत्म होने जा रहा है, पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या वास्तव में यही सब चीजें होनी थी? फिर इतना लंबा लॉकडाउन क्यों रखा? और ये भी कह रहे हैं लोग कि जब संक्रमण काफी कम था उस समय सरकारों से चूक हुई है, तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैसा माना जाए कि सरकारों से चूक रही है? देखिए अरविंद जी, प्राइमरी त्रुटियां तो हुई है और हमसे कुछ त्रुटि जोश में भी हुई है। जाने अनजाने में मेरा व्यक्तिगत मानना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जोश में भाषण दिया और उसके बाद कुछ घंटे बाद हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, ट्रेनें खड़ी हो गई, मजदूर था
फैक्ट्री ने लोग लगा दिया, मजदूर दरवाजे पे बैठ के उसको खाने खिलाने वाला कोई नहीं था। जो आपने देखा है बहुत भयानक विभत्स जो तस्वीरें आई मजदूरों के पांव के छालों की। यदि ये नहीं होता, टाइम मिलता, तो आसाम का आदमी कोटा आ जाता, कोटा का आदमी जम्मू चला जाता, जम्मू का आदमी जयपुर आ जाता। तो अब जो केसेस बढ़ रहे शायद केसेस नहीं बढ़ते, सब अपनी अपनी जगह आ जाते। लेकिन अब बड़े घर को कोई कुछ कह नहीं सकता। ये लॉकडाउन जो हुआ, पुलिस का इतना दबाव नहीं था, पुलिस फोर्स इतनी नहीं है जितना हमारा देश में आबादी है। ये एक टेरर था कि छूते ही बीमारी आ जाएगी। अब आदी हो गए हैं। रामजीवन सिंह से मैं बिना मास्क के मिलूंगा तो अलग है, मैं मास्क के मिलूंगा पास में होके तो नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज उस शख्सियत के दर्शन कराए जिसके हमें रोजाना दर्शन करने चाहिए। तो अब स्थिति ऐसी हो गई, हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, आम जनजीवन बड़ा विचित्र हो गया है। दुकानें आज भी लोग ग्राहक नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस ऐसा है जो हमारे देश में बड़ा अजीब स्थितियां बनती जा रही है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। जो बच्ची 1200 किलोमीटर चल के अपने पिता को साइकिल में ढो करके लाई, वो आज कह रही है कि मेरे पिताजी को कहीं काम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये देश की सरकार के लिए बहुत अहम जिम्मेदारी है जी। और तो रामनाथ जी, इसके लिए केवल एक देश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, आम आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है और देश की सरकार को मैं इसलिए जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं कि सरकार सर्वोपरि हमारे देश की है, हम उसको मानते हैं। तो आम आदमी ने कहीं त्रुटि नहीं की। हमसे कहा घर के भीतर रहोगे, हम घर के भीतर बैठे। हमसे कहा सोशल डिस्टेंसिंग पे रहोगे तो हम उसी पे रहे। अब ये कोई नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से क्या हुआ, आज आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके सामने इनके जो टेस्टिंग किट्स आए हैं, कहाँ खराबी हुई है, वो चीजें सुधर नहीं पा रही है। विशेष देने की आदत हमारी हो रही है। चलिए जोगेश्वर गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब से एक बार मैं जरा जवाब दिलवा देता हूं। एक बार गर्ग साहब, रामनारायण जी को आपने सुना होगा, अभी वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि जोश में भाषण दिया मोदी साहब ने, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाए, उसमें चूक रही है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। ये सीधा आरोप है जी। जोगेश्वर गर्ग साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं गर्ग साहब के पास में जाऊंगा, कोई तकनीकी खामी है। मैं वापस डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये अभी माना जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, प्रवासी जो आ रहे हैं, ये सोसाइटी स्प्रेड कर रहा है, या फिर अभी कहीं की अभी नहीं, वो स्थितियां नहीं बनी है, जो लोग आ रहे हैं हम बचे हुए हैं? देखिए, डेटास के आधार पे सोसाइटी स्प्रेड तो अभी भी अपन कहेंगे नहीं है। प्रवासियों के मूवमेंट से जो केसेस नए आ रहे हैं, अभी जो बढ़ोतरी है वो आप मान के चलिए 2/3 बढ़ोतरी इन प्रवासियों के आवागमन की वजह से हुई है। इसके लिए लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट अपने पास ये है कि जो भी प्रवासी अपने स्टेट में आ रहे हैं, अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उनकी ट्रेसिंग प्रॉपर कर पा रहे हैं अपन। मैक्सिमम केसेस के अंदर अब अपन उनको ट्रेस कर पा रहे हैं। और कम्युनिटी स्प्रेड जब तक अपन नहीं मानते, जब तक अपन किसी चीज को ट्रेस करने से ना चूक रहे हो, तो जो भी प्रवासियों की वजह से संख्या बढ़ रही है वो इतनी ज्यादा चिंतित करने वाली नहीं है, क्योंकि उनका अपने को सोर्स पता है, वो अपन ने पॉइंट आउट कर लिए पेशेंट। उनको यदि अपन ठीक से कंटेन करें, ठीक से क्वारंटाइन करें, उनका ध्यान रखें, उनको एजुकेट करें कि भाई इनको आगे फैलाना नहीं है, तो अपन इस चीज को अगले आने वाले कुछ दिनों में कंटेन कर पाएंगे, इसको रोक पाएंगे। लेकिन यदि उसमें डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि स्थितियां नियंत्रण में है। बिल्कुल, आप इस तरह को इसको यदि एनालाइज करें तो यही सिचुएशन है फिलहाल के जो डेटा अपने पास में है। क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम केसेस जो अभी चिंता इस बात को लेकर के होती है। हमारा ये एजेंडा एक अवेयरनेस के लिए भी मानिए आप, इसी वजह से आपको, रामजीवन साहब को हमने चुना है कि आप लोग कम से कम सोसाइटी में, हमारा एक मैसेज जाता है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनमें एक मैसेज जाएगा। क्योंकि जैसे ही आज लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि पहले हम शुरू में हम कहीं 20 में भी स्टैंड नहीं कर रहे थे, फिर 15 तक, फिर आज 10 तक पहुंच गए, तो लोगों को एक थोड़ा सा डर लगने लगा कि क्या स्थितियां बन रही हैं। हम संयम के साथ चलना चाहते हैं, हम तमाम जो हमें
कहा जा रहा है कि आपको इस तरह के ध्यान रखना हो, तमाम सावधानियां भी बरत रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब चीजें हो रही कि हम 10वें स्थान पे पहुंच गए, तो थोड़ी चौंकाने वाली बात आती है। बिल्कुल चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि अभी जैसे मैंने मेरे पिछले उसमें वक्तव्य में बोला था कि जैसे ही लॉकडाउन सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, पब्लिक थोड़ी ओपन सी हो गई है। उनको लगता है कि जो चीज बुरी थी वो निकल चुकी है या करीब करीब जा रही है, जाने वाली है। ऐसा नहीं है। यदि ध्यान अपन नहीं रखेंगे तो ये पहले से ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगा, अपनी कम्युनिटी में बोल दीजिए, अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगा, क्योंकि अभी हर आदमी थोड़ा सा बेपरवाह हो गया उसको लेकर के। तो मेरी पब्लिक से गुजारिश ये है कि बेपरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी भी वायरस वही है, बीमारी वही है। कुछ चीजें अपने को उसके बारे में समझ में आई हैं, अपने को उसको बेहतर से समझ पाए हैं, लेकिन उनको रोकने के तरीके अभी भी वही है जो पहले दिन अपने को पता था। तो इसलिए इस रेस्ट्रिक्शंस हटाने से जो लोग बाग खुलेआम घूमना स्टार्ट कर दिए हैं, उसको अपने को थोड़ा समझने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। जो डेटा अभी जो आंकड़े जो आ रहे हैं नए केसेस को लेके आ रहे हैं, वो मैक्सिमम आंकड़े जो है प्रवासी मजदूरों से हैं, वो अपने को पता है, उनके कॉन्टैक्ट्स पता है, उनको अपन ट्रेस कर पा रहे हैं, तो उस पॉइंट से चिंतित होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट हाँ, सावधानी अपने को पहले से ज्यादा रखनी है, इस चीज को मैं जरूर जोर देना चाहूंगा। जी मीना साहब, आपके रामजीवन मीना साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, कुछ रिसर्च, कुछ हिस्ट्री, हम उसी को लेकर के बात करेंगे। जब बेरोजगारी के हालात बनते हैं, बेरोजगारी इस मायने में कह रहा हूं मैं, अगर गांव वापस कोई जा रहा है पलायन करके, क्योंकि देखिए अगर उनके पास में गांव में पर्याप्त संसाधन होते तो वो दूसरे जगह नहीं जाते। हमारे हिंदुस्तान के एक सोच है लोगों की, अगर 100 रुपए गांव में मिल रहे हो तो 150 कमाने के लिए नहीं जाता। वो देखता है कि 100 में वो पूरा गणित लगा करके देखता है कि यार सुकून से जीवन में यही जी सकता हूं। अगर उसके पास में पर्याप्त संसाधन होते तो बाहर नहीं जाता। और अगर वापस वो लौट रहे हैं तो आज तो स्थितियां बदल गई हैं। गांव में कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी है, अभी ये कह सके हम कि हाँ बिल्कुल वहां तो उद्योग धंधे हैं। अभी भी मनरेगा के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि रोजगार वहां मिल सकता है। उसके लंबा क्या होगा, बच्चों का भविष्य उससे तय नहीं हो सकता। एक अच्छी जिंदगी जिसको जीते वो आ रहा है दूसरे प्रदेश से, वो नहीं जी सकता। तो इसका क्या साइड इफेक्ट आता है सोसाइटी के अंदर। कुछ अपराध को लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि हम ये आशंका हमारी सही कहें या निर्मूल कहें इसे, कि हाँ बिल्कुल इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ सकता है और अपराध का नेचर भी कुछ अलग तरीके का हो सकता है। आपने सही कहा, ये एक भयावह स्थिति मान सकता हूं मैं। ये आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, कि ये स्थिति ऐसी बन रही है कि जून के एंड और जुलाई के अंदर, जब सब चारों ओर से शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये बढ़ेगा, और ये किसी गलती से नहीं बढ़ेगा। संसर्ग बढ़ेगा तो संक्रमण बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा तो चिंताएं बढ़ेंगी। इसमें एक छोटी बात बीच में मैं भूल न जाऊं, डॉक्टर साहब को निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्थाएं और ज्यादा प्रबल की जाए कि लोगों को ये आश्वासन मिल जाए या उनको इस प्रकार की शक्ति मिल जाए, आत्मशक्ति, कि कोरोना के अंदर कहीं आप जाकर के वहां इलाज के लिए जाएंगे तो वहां कोई आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लोगों को अभी तक ये भय छुपे रहते हैं, दुबके रहते हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं। खांसी जुकाम बहुतों में हो रही है, बहुत ज्यादा जुकाम से परेशान भी है लोग, दवाएं नहीं मिल रही तीनों प्रकार की, जुकाम की भी नहीं मिलती आजकल मेडिकल स्टोर्स पर। तो उनको ये डर लग रहा था कि हमें कोरोना का अगर व्यक्त कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो हमारा क्या होगा, बच्चों को क्या होगा। उसके लिए उनको थोड़ा आश्वासन की और जरूरत है। हाँ, मूल बिंदु पर मैं आऊंगा। आपने सही कहा, गाँव के अंदर स्थिति ये भयावह बन रही है। नरेगा बढ़ाया तो है, लेकिन जितना होना चाहिए, जितनी अपेक्षा होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात और भी है, अभी आदरणीय रामनारायण साहब विराज रहे हैं, उनकी सरकार है, वो ये कहेंगे कि नरेगा ऊपर टिप्पणी इस प्रकार की नहीं की जाए जिससे हमें कोई नुकसान। सही बात है, लेकिन नरेगा सारे यूज नहीं करेंगे। नरेगा में जो काम कर सकेगा उनको लिए ही तो लाभकारी होगा। जो आदमी पढ़े लिखे हैं आदमी हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता की दृष्टि से रहते हैं, या आदमी पास में और कोई साधन नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, उनका क्या होगा। उनको भी भोजन की आवश्यकता होगी। अपने योगक्षेम के निर्वहन के लिए, जैसे मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर बंद है, अभी भी बंद है, तो उनके लिए भी तो कोई साधन सोच जाना चाहिए। वो मनरेगा में काम नहीं कर पाएगा। महिलाएं, वृद्ध महिलाएं हैं, 10-11 साल से कम के बच्चे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, कि उनको एक शिक्षा की पद्धति शुरू तो की है उन्होंने, लेकिन उनके लिए भी साधन की जरूरत हो रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि इस स्थिति को देखते हुए सरकार को तत्काल ये भी सोचना आवश्यक होगा कि मनरेगा ही पर्याप्त नहीं है, और साथ ही साथ तत्काल उद्योग भी नहीं खोल सकते। उद्योग खोलने के लिए पहले फाउंडेशन होगी, फिर उद्योग की संरचना होगी, संरचना का काम शुरू होगा, विद्युत की प्रवाह समस्या का भी क्या, वो सारा होगा। इसके अलावा दूसरे और साधन ऐसे बढ़ाए जाने चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, या रोजगार अपने काम में लोग लग जाएं। जैसे शिक्षित लोग हैं, शिक्षक वहां बैठे हैं सारे स्कूलों के अंदर,
अब उनको भी एक आवश्यकता है कि उनको एंगेज कैसे रखोगे आप। उनको एंगेज रखने के लिए भी लोगों ने कहा था बीच में खेल खेलो, स्कूलों के अंदर आप खेलते रहिए। कई बार एक आध जगह जाने की आवश्यकता पड़ी, मेरे को देखा मैंने स्कूलों के अंदर कि बाबूजी और कोई काम नहीं हमारे पास तो सिवाय फुटबॉल खेलने के और वॉलीबॉल खेलने के और कोई काम नहीं है। भाई बच्चों को पढ़ाने की, अपने आप को विकसित करने की, ये कल्चर अभी तक भारतवर्ष में तो खैर नहीं कहूंगा मैं ज्यादा, लेकिन राजस्थान में मैंने अब तक डेवलप नहीं देखी है। इसके लिए भी किया व्यवस्थाएं करना जरूरी है, राजकीय ही नहीं सामाजिक दृष्टि से भी। आपने एक बीच बीच में बात करते समय कहा था कि क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या समाज को ही हम इतना आवश्यक रूप से माने कि परिवार के पिता माँ वही सारे बच्चों की व्यवस्था करे? तो ये समग्र रूप से जैसे अब तक हमने पहले दूसरे और दूसरे के अंत हमने जो व्यवस्थाएं की है समाज की दृष्टि से, वही व्यवस्था अब भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग फ्री से हो गए, फ्री से तो नहीं हुए डॉक्टर साहब, चिंता कर रहे हैं लोग, हर एक को मरने से डर लगता है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि भूख से मरने की बजाय वो करें क्या? कई बार जो रास्ते राह चलते वाले लोगों से हमारे मीडिया बंधु उनकी इंटरव्यूज लेते हैं, बाइट्स लेते हैं, उसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ कोरोना से मरने, इनसे भूखे मरने की बजाय तो कोरोना से मर जाएंगे, उससे लड़ना ठीक रहेगा, लेकिन घर तो पहुंचेंगे। इसकी एक आवश्यकता थी जो आदरणीय रामनारायण साहब को मैं निवेदन करूंगा। एक गुजारिश और करना चाहूंगा आपसे रामजीवन जी, आप क्या मानते हैं कहीं चूक हुई है हमारे यहाँ से, पूरे सिस्टम में कहीं चूक रही? क्योंकि देखिए दूसरे कंट्री में पहले ही आया, हमारे यहाँ तो बहुत बाद में आया। और 30 मार्च को जब इसे महामारी डिक्लेयर किया WHO ने, तब से सचेत भी काफी रही। तो इसकी कहा माने हम कहीं चूक मान सकते हैं कि हम भाग तो पाए कि हाँ स्थितियां इस तरह की रहेंगी, लेकिन हम उस तरह से व्यवस्था नहीं कर पाए। केवल लॉकडाउन कर देने से भी, लॉकडाउन भी तब आपका कारगर रहता कि जब चीजें पूरी एकदम से पैक होती, तब तो कुछ बात होती। तो कहीं चूक माने इसको, कहीं चूक हुई है हमारी? देखिए योगेंद्र जी, चूक की बात जब करेंगे तो मेरी गलती आप निकालें, आपकी गलती मैं निकालूं, ऐसे बात होती है। और ज्यादा बढ़ जाती है बात तो राजनीतिकरण उसका हो जाता है बात का, कि साहब कांग्रेस वाले ये बीजेपी के लिए करें, बीजेपी वाले करें। लेकिन ये बात तो सही है कि लॉकडाउन के प्राथमिक दृष्टि से कम से कम 3-4 दिन का समय अगर मिल जाता ना, तो उसमें फायदा ये होता है कि जिनको जाना था वो चले जाते। और दूसरा चरण ये आवश्यक मैं समझता हूं, इससे भी ज्यादा ये चूक वाली बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को काम तो उनको ले लिया, गाय जब तक दूध दे रही थी, मजदूर काम कर रहा तब तक तो ले लिया, लेकिन बाद में उनको भोजन आदि की, ठहरने की व्यवस्था है थोड़े दिन तो करनी चाहिए थी, एक हमदर्दी उनको दिखानी चाहिए थी। हम तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आ गए, राजस्थान में तो इस बात का बहुत प्रसार है कि हम दूसरे की मदद करते हैं। खुद भूखे रह करके कई बार हम हमारे मेहमानों को खाना खिलाते हैं, तो क्या इंडस्ट्रीज की ड्यूटी नहीं थी कि मजदूरों को वहां कम से कम 2-2.5 महीने वहां टिकाते, रोकते, उनको साधन देते? उनके अंदर ये बात फैल गई कि आप मकान खाली करिए, आप का काम नहीं है और काम नहीं करोगे तो हम आपको ये झाड़ू देने की व्यवस्था ये भी हम नहीं करेंगे, अपना खुद करिए। तो उनमें निराशा बढ़ती चली गई और अंततः ये हुआ कि 1.5 माह के अंदर ये एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि सब लोगों ने तैयारी कर ली, अब तो घर भागेंगे, वहां मरना जीना जो भी होगा वहीं रहेंगे। इससे भी एक नुकसान हुआ है और वो चीज अभी भी जारी है। गाँव में पलायन जो हो रहा है अभी भी हो रहा है। गाँव में बहुत से आदमी कहते हैं बाबूजी बस में जाएंगे तो लोग नाम लिखेंगे, अकाउंट तुम्हारा कोई ये खाते का वो भी दिखाओ, सारे वर्णन देने की बजाय चुपचाप घर निकल लो, पैदल निकल लो। ये भी एक माहौल है। अब इसके लिए अकेली सरकार और अकेला परिवार, अकेला समाज या अकेली राजस्थान सरकार वही जिम्मेदार, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इसका माहौल भी एक तीव्रता से बनना जरूरी है कि उनको आश्वासन दिया जाए। जहां जो है, पहले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था जहां जो है वहां रुके, कोरोना यानी कोई सड़क पे नहीं आए, ये बात सही थी। लेकिन जब सड़क पे आने लग गए तो उनको रोकने के लिए अकेले प्रधानमंत्री थोड़ी रोकेंगे, अकेले माननीय मुख्यमंत्री या कांग्रेस सरकार राजस्थान की वही थोड़ी रोकेगी। वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट की ड्यूटी थी। जो रोजगार थे, मेरे पास मान लो 5 नौकर है तो उनको मैं भाई मान करके, बेटा मान करके रोकता कि भाई आप 2-3 महीने रुको, जब तक नहीं रुकेगा तब तक मेरा पास यहाँ खाना खाओ, मैं 2 रोटी खाऊंगा, आधी तुम खा लो, आधी मेरे बच्चे खा लेंगे। ये माहौल बिल्कुल नहीं बन पाया। ये एक मैं बड़ी चूक मानता हूँ। इसका निदान होना जरूरी, अभी भी जरूरी है कि इसके निदान जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो गांव में तो पलायन बढ़ता रहेगा और नरेगा पर्याप्त बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए, बीजेपी लीडर सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, रामनारायण जी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ने जोश में भाषण दिया, जो आंकड़े आज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ रहे हैं, 4था लॉकडाउन भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही, बढ़ता जा रहा है। ये बात ठीक है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े भी बढ़ती जा रहे हैं और प्रवासियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, जितने संक्रमित आ रहे हैं सामने, तो बड़ी स्थितियां वो हैं। रामनारायण जी का सीधा आरोप है कि जोश में भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, लोगों को वक्त नहीं दिया
कि अपनी को व्यवस्था कर पाते। इसी का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। ये आरोप रामनारायण जी का और कांग्रेस का है। देखिए, रामनारायण जी गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर लॉकडाउन नहीं अपनाते तो आज की तारीख में 50 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाते। तो उन्होंने जो जिस तरीके से जिस स्टेप में कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लगाया है, वो निकाला कि 50 लाख ये आपके जो मीडिया सेल है, मीडिया है, वो बोल रही है। हमारे जो आईसीएमआर जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो बोल रही है अगर मान लो मोदी जी इस लॉकडाउन को समय पर नहीं लगाते तो कम से कम 50 लाख कोरोना संक्रमित हो जाते अब तक। तो उस चीज को देखते हुए मोदी जी ने सही टाइम पे लॉकडाउन को अपनाया है और ये बहुत अच्छा कदम है। विरोध नहीं है, लॉकडाउन का विरोध नहीं है सर। इनका साफ कहना है कि लोगों को समय पे पलायन करने वाले जो लोग थे उनको जाने की व्यवस्था कर देते तो उस समय इतना सोसाइटी में स्प्रेड नहीं हुआ था, लोग संक्रमित नहीं थे, वो जाते क्वारंटाइन में रखते। उसके बाद में आज हम ये कह सकते थे कि भारत कोरोना मुक्त हो चुका है। ये चूक मान रही है अभी पार्टी। योगेंद्र जी, उस टाइम पे अगर उनको समय पे भेज देते तो ये कोरोना बहुत भयंकर फैल चुका होता। आपने अमेरिका की स्थिति नहीं देखी क्या? वहां पे लॉकडाउन बहुत लेट अपनाया गया तो आज अमेरिका के अंदर 16 लाख पीड़ित है और वहां पे 1 लाख से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है। तो इसलिए समय पे लॉकडाउन अपनाया है मोदी जी ने। इनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है कि अगर मजदूरों को पहले भेज देते तो साहब ये इतना नहीं होता, लेकिन अगर उस टाइम पे लॉकडाउन रामनारायण जी इसको जस्टिफाई करेंगे। आप सुनिए एक बार, जरा रामनारायण जी को सुनिए, जस्टिफाई कराएंगे रामनारायण जी। रामनारायण जी, आपने सुना सुरेश गर्ग साहब को कि अगर समय पे नहीं कदम उठाया जाता तो स्थितियां और विकट होती, 50 गुना ज्यादा। देखिए, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन ये चीज व्यवस्था नहीं बैठ पाई। इंडस्ट्रीज में जिस इंडस्ट्री को नहीं चलना चाहिए वहां भी भेदभाव हुआ। बहुत सी इंडस्ट्री चल रही थी, पड़ोस की इंडस्ट्रीज बंद करवा दी, व्यवस्था नहीं बैठ पाई। क्यों नहीं बैठ पाई, ये जिम्मेदारी किसकी थी, यही आकलन करना है। और अब जो स्थिति बन रही है, हम किसी को श्रेय दें, आम जनता को धन्यवाद देना चाहिए हमारे को कि उन्होंने सोशल डिस्टेंस पे, घरों पे रहने का इस कदर उन्होंने कोरोना का टेरर से मानिए या देश की लीडरशिप की आदेश की पालना का मानिए, आम आवाम को धन्यवाद की पात्र कोई है नहीं है। और ये डॉक्टर बैठे, इनकी कौम को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़े जज्बे से और हौश के साथ खुद यदि संक्रमित हुए, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, जो मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित मानिए ये जो कोरोना बढ़ रहा है, ये दोबारा से जिस प्रकार से हमारे लोग आ रहे हैं, वो घर पे जा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहा है। कहीं त्रुटि तो हुई है, इसको ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी देश के या किसी प्रदेश के, स्टेट के लिए, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो तालमेल होना चाहिए था, आज में केंद्र में नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं, बात मानते हैं, बहुत देर से मानते हैं। तो आपस का तालमेल हमारा संघीय ढांचा है, अहम किसी में नहीं होना चाहिए। यदि अहम की तुष्टि की बात होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बाकी इसमें किसी का कुछ नहीं है, लीडरशिप हम कुछ भी कहें, ये धन्यवाद केवल आम जनता को भी देना चाहिए। और आम जनता इस कोरोना से लड़ रही है, डॉक्टर्स ही कोरोना से लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे दोबारा से जब ये फेज आया है, वापस मजदूर आए हैं, सब आए, ये 10-15 दिन के बाद में आप देख लीजिएगा कोरोना अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। जो पहले पड़ जाना चाहिए था वो अभी नहीं पड़ा। लेकिन इसके आगे का, जैसे डीजीपी साहब ने कहा, रामजीवन जी ने, हमें आगे की तैयारी के लिए, क्योंकि 15-20 दिन बाद में जो फेज चलेगा, सबके चेहरे पे मास्क होंगे और खाने पीने के सामान लोगों के पास नहीं होंगे, उसके लिए सरकार निश्चित तौर पर सतत सक्रिय होगी और सक्रियता से काम करेगी, सब नॉलेज में है। लेकिन हमको ये ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर हम सब चीजों से उभर जाएंगे। मुझे तो ये कहना है, इसलिए आरोप नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है, वास्तविकता आरोप नहीं मानना चाहिए। जैसे डीजीपी साहब ने कहा, चलिए मैं लौट रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एहसास, खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है
जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कि कोरोना के लॉकडाउन भी सबने देखे, उसके बाद की स्थितियां, जिसका अंदाजा शायद कम था कि ये हालात बनेंगे, लेकिन उससे हमें दो चार होना पड़ रहा है, हमें रूबरू होना पड़ रहा है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या हमसे कुछ चूक रही जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, या फिर इस तरह की अपेक्षाएं पहले से थी और कंट्रोल में रही, ऐसा कुछ है। लेकिन जनता के बीच चर्चा ये है कि हम चौथे लॉकडाउन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर की चौखट भी नहीं लांघ पाए और घरों में कैद हैं, सिर्फ इस वजह से कि कल का दिन बेहतर निकलेगा, यानी कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस मुद्दे पर अब हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां जो देखी जा रही हैं, दुनिया में 10वें स्थान पर हम पहुंच गए, भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। लोगों को इसी को देख करके कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि क्या इस दिन को देखने के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया, हम संयम से रहे, या फिर इसमें सुधार की गुंजाइश थी? जहां तक संयम से रहने का सवाल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय से पूर्व कोरोना से होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा और सर्वप्रथम राजस्थान में शुरुआत की। ये सही है कि इस बीमारी की जो कल्पना की जा सकती थी, वो कल्पना पूरे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कल्पना नहीं कर पाए। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी का अमेरिका जैसा देश, जो मेडिसिन और मेडिकल एड के लिए जो डेवलप्ड कंट्री था, वो पूर्णतया फेल हुआ। लेकिन फिर भी हम राजस्थान में इस कोरोना से निपटने के लिए जो संगठित और सुनियोजित प्रयास किए, उसी का फल है। और हम सौभाग्यशाली हैं, विशेष रूप से मेरा जिला सौभाग्यशाली है कि आज तक इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक भी पॉजिटिव केस बूंदी जिले में नहीं है। और जो परिस्थितियां बनती जा रही है, ये सही है कि लगातार वातावरण, ये जो मौसम के परिवर्तन के साथ साथ, और हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि ये बीमारी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी राजस्थान उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में है, बढ़ने के बावजूद सर, देश भी तो सौभाग्य के लिए माने हरिमोहन जी। राजस्थान के साथ साथ देश को भी तो सौभाग्यशाली माना जाना चाहिए। लॉकडाउन शुरू किया गया, लोग ना ये में जाने में जो रिलैक्सेशन दिया गया, रिलैक्सेशन के बाद स्थिति में जो स्थितियां बन रही है और आगामी आने वाले समय में जो मजदूर तबका, जो गरीब तबका, जो छोटा व्यापारी, जो परेशानी में जो झेल चुका है, उनकी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकट का समय आने वाला है। ये सही है कि राजस्थान सरकार ने इन परिस्थितियों से उन गरीब तबकों के, जिसमें विभिन्न वर्गों के हैं, APL हैं, BPL हैं, और इनके साथ ही जो 37 नई प्रकार की जो व्यवस्थाएं, 37 लोगों के जो सिस्टम जो जोड़ा है, उन गरीब लोगों को आर्थिक सहायता और उनको संबल देने का जो प्रयास किया है, उससे वो अपने पैरों पर पूरे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस संकट की घड़ी में वो अपने आप को सुव्यवस्थित रूप से इस लड़ाई से लड़ने के लिए खड़े रहने की स्थिति में बन रहे हैं। पूरा देश, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, पहले नोटबंदी से बिगड़ी, फिर GST से बिगड़ी, और इस कोरोना ने तो उसको दूसरित कर दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि इस देश में इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर को कहना पड़ा कि हम जीरो पर रहेंगे। तो जो परिस्थितियां बन रही है वो भयानक परिस्थितियां हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजस्थान की जो व्यवस्था है, कमियां जरूर है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से ये कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का आप अनुसरण कीजिए और इस व्यवस्था को सुधारिए। फिर उन्होंने कहा कि जो जर्दाबंदी जो बंद की है आर्थिक अर्थव्यवस्था के बाद भी, फिर भी राजस्थान को। हरिमोहन शर्मा साहब, राजस्थान का आप उदाहरण दे रहे हैं,
जी। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि दुनिया ने भारत का लोहा माना है, भारत में बड़े तरीके से इस व्यवस्थाओं को रखा। आज बहुत ही ये कह सकते हैं कि काफी कंट्रोल में है भारत की स्थितियां। ये भी दावा किया जा रहा है, आप राजस्थान सरकार का दावा कर रहे हैं, गर्ग साहब कह रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह की स्थितियां आज हैं, अगर समय पे कदम नहीं उठाते नरेंद्र मोदी तो स्थितियां और बिगड़ सकती थी। तो ये माना जाना चाहिए कि राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी प्रेरणा सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। योगेंद्र जी, मैं इसमें कहना चाहता हूं, योगेंद्र जी सुनिए, लेकिन आपके राहुल गांधी जी क्या बोले कि लॉकडाउन गलत है। राहुल गांधी कहा गया क्या बोला है कि लॉकडाउन क्यों लगाया है? आप तो देखिए ना, आपके जो नेता है जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उन्होंने आप मेरी सुन लें, आपकी मैं सुनूंगा। बीच में डिस्टर्ब करने से तो व्यर्थ से बहस करना, फिर आप दोनों कर लें और मैं इसको हटा देता हूं। आप शांत रखें, आपकी बात मैं सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा। ये सही है जो मैंने आपके सामने कहा, और जो परिस्थितियां हैं राजस्थान की और प्रदेशों को देख लीजिए, व्यवस्थाएं देख लीजिए आप। कौन जिम्मेदार है इस बात का? जो प्रवासी मजदूर जो करोड़ों की संख्या में हर प्रदेश में थे, किसने कल्पना की इस बात की? प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की कि इतने प्रदेश में जो प्रवासी रहते हैं करोड़ों लोग, इनकी क्या दुर्दशा होगी? सोचा कभी प्रधानमंत्री जी ने? जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब, जवाब दे रहे हैं। मैं योगेंद्र जी ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के हर व्यक्ति, हर मजदूर का पूरा ध्यान रखा है, और उन्होंने टाइम पे लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन टाइम पे लगाने की वजह से आज हिंदुस्तान में कोरोना की संख्या 1,32,000 हुई है। अगर लॉकडाउन समय पर नहीं होता तो ये 50 लाख से ज्यादा की संख्या बढ़ जाती। जहां तक ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, भीलवाड़ा वाला मॉडल बहुत अच्छा रहा, लेकिन इनका रामगंज के अंदर मॉडल क्यों फेल हो गया? क्योंकि इनकी भीलवाड़ा का ठीक था, लेकिन रामगंज के अंदर मॉडल फेल हो गया। आपके महाराष्ट्र के अंदर स्थिति देखिए कि आज 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं। तो इनको बिल्कुल भी वो चीज नहीं है। मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि मोदी जी किस तरह से लॉकडाउन को अपनाया है और देश को कंट्रोल किया है। समय समय पर चारों लॉकडाउन पे समय समय पे जहां पे छूट देनी चाहिए वहां पे उन्होंने छूट दी है, और उस लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो किया है। हाँ, इनके जो नेता हैं वो नेता हमेशा उसका विरोध करते आए हैं। आज देखिए राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि साहब लॉकडाउन क्यों लगाया? अरे भाई, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो आपने उस चीज के लिए तो नहीं बोला। इसी तरीके से आपने प्रियंका गांधी जी बोल रही है कि साहब हम 1000 बसें यूपी के अंदर भेज देंगे। अरे तुम 1000 बसें यूपी के अंदर भेज सकते हैं तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते हैं? महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं कर सकते? पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं? लॉजिक पे आओ। उससे तकलीफ कम नहीं होने वाली। योगेंद्र जी, हाँ, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि जो सिस्टम देश ने अपनाया है उसका मानना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी सिस्टम अपनाया है, मैंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना की क्या? मैंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना हमने भी, ये तो आपका मिसकंसेप्शन है। प्रधानमंत्री जी ने ही, अरे प्रधानमंत्री जी भीलवाड़ा मॉडल था तब तारीफ की। अरे प्रधानमंत्री जी ने 2 बार क्यों तारीफ की? मुख्यमंत्री जी की क्यों तारीफ की? प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तारीफ प्रधानमंत्री करे और आपको नागवार करिए। राजनीति तो आप कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी ने 2 बार तारीफ की। आपके राहुल गांधी जी वो मजदूरों के पास जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग अगर राहुल गांधी जी जाके कर रहे हैं तो बहुत अच्छी शोभा देने वाली बात है क्या? रामजीवन के पास जाना चाहूंगा, मजदूरों की सेवा करें। रामजीवन जी के पास जाना चाहूंगा, रामजीवन जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं रामजीवन जी के पास जाना चाहूंगा। ये व्यवस्था क्या की? प्रधानमंत्री की कब आलोचना की मैंने? चलिए, प्रधानमंत्री रामजीवन जी के पास जाना चाहूंगा सर, मैं 2 बार की। हाँ, आपके पूर्णिया जी जरूर परेशान है। वसुंधरा जी ने तारीफ की, ये सर आलोचना और आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। तारीफ की, ये तो आपकी पार्टी की है। और मैं एक बात और बताऊं आपको,
हरिमोहन जी, मैं लौट रहा हूँ सुनने से ही कोई फायदा थोड़ी होगा। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मैं रामजीवन जी के पास जाना चाह रहा हूँ, एक बार रामजीवन जी के पास जाना चाह रहा हूँ। मैं लौटूंगा आपके पास में। मीना साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए, ये जो भी स्थितियां हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने कहा कि और सावधानी की आवश्यकता है। सोसाइटी स्प्रेड तो नहीं कह सकते अभी कि वो हालात नहीं बने, लेकिन हाँ, चिंता का विषय है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। पैरेलल समस्या है हमारे यहाँ पे, एक हेल्थ को लेकर के, तो दूसरी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। मैं लॉ एंड ऑर्डर को बार बार इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ, निश्चित रूप से सरकारों का विजन हमसे काफी आगे होगा, वो इस व्यवस्था को ध्यान में भी रख रही होंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है, पहले भी मैंने आपसे किया ये, कि शहर हो या गांव हो, पब्लिक पहुंच रही है वहां पे। जब बेरोजगारी की स्थितियां बनती हैं, तो बीवी बच्चों को पालने के लिए कई रास्ते पर लोग निकल जाते हैं। कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई अपराध की दुनिया में भी चला जाता है, कोई कंप्रोमाइज भी करता है कि अगर मुझे 1000 मिल रहे थे तो चलिए 200 रुपए दीजिए, कम से कम बीवी बच्चों को पालूंगा मैं, और कल दिन मेरा शायद हो सकता है बेहतर हो, एक उम्मीद के साथ में। तो पुलिस के सामने ये मान सकते हैं कि अभी नई चुनौतियां आने वाली हैं। कोरोना के लिए जहां कर्फ्यू होगा, आपको वहां तो पूरा जाब्ता लगा के रखना ही है। आज पेंडेंसी केसेस की हो गई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ चीजें इस तरह की बढ़ने की संभावना है कि हाँ, इनका जवाब कौन देगा। सही बात है, ये आपने जो बताया है ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे पहले भी मैं निवेदन किया, गर्ग साहब और हरिमोहन शर्मा साहब दोनों को सादर में निवेदन करना चाहूंगा कि अब ये आवश्यक है कि आरोप प्रत्यारोप का समय बिल्कुल नहीं है। अब ये चौथा चरण जो है इस समय लॉकडाउन का, हमारे लिए इतने भयानक संदेश लेकर आया है कि हमने अगर पहले से तैयारी नहीं की, जैसे एक बांध टूटता है, बहुत तेज बरसात आती है, जैसे बंगाल में इस समय विभिषा हमने देखी, विभिषा उसकी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थितियों से भी ज्यादा परिस्थितियां ये होंगी कि अब तक 2-2.5 महीने तक लोगों ने धैर्य रखा है। अब लोग गांव में पहुंचे हैं, नरेगा में काम करने लोग ताला लगा के जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। जैसे आप जानते हैं मजदूर लोग ऐसा ही करते हैं, उनके घरों की रखवाली के अंदर कोई कुछ भी हो सकता है, सामान थोड़ा बहुत है वो भी चोरी हो सकता है, झगड़े फसाद होंगे शहरों के अंदर। अब जैसे पहले पूरा रामगंज, पहले जयपुर शहर को रेड जोन में लिया और सब जगह कर्फ्यू था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। कुछ पोर्शन में कर्फ्यू होगा और कुछ में नॉन कर्फ्यू होगा। नॉन कर्फ्यू एरिया के अंदर लोगों की आवाजाही इतनी तेज होगी, जो जैसे मैं डेली मेरे पास में सड़क निकलती यहाँ देखता हूँ कि आप कितना ही कह लो, लोग मास्क लगा के जाते हैं, कई बार नहीं भी लगाते हैं। एक छोटी गाड़ी के अंदर 20-20, 25-25 आदमी सब्जियां भर करके लोग लेके आते हैं, क्योंकि पेट का पालन करने के लिए जरूरी है, कुछ काम तो करेंगे। तो इन परिस्थितियों के लिए आदरणीय आप बैठे हैं, रामनारायण साहब बैठे हैं, हरिमोहन साहब बैठे हैं, गर्ग साहब बैठे हैं, और आप भी मीडिया के प्रभारी हैं, कि इन बातों से अभी से हमें इतनी तीव्र गति से सोचना चाहिए। देखिए, हम हमारी सेखी बगार रहे हैं कि भारतवर्ष हम बड़े, इसमें कोई दुराया नहीं, भारतवर्ष तो देवभूमि है, हम हमेशा आगे रहे हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलें कि एशिया की जलवायु, एशिया का वातावरण इतना भिन्न है कि यहाँ के एशिया के दूसरे जो कंट्रीज है ना, उनमें भी वो पोस्टेज नहीं है जो कि आपके वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न में ये तो ठंड का मौसम है, दूसरा क्या है, डैम्पनेस इतनी ज्यादा है वहां पर, जिसको कहते हैं ना सड़ांध, इतनी ज्यादा है कि उससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से इस तरह बढ़ता है। हमारे यहाँ 1 से 2, 2 से तीसरा होगा, बड़ी मुश्किल से रोक लेंगे, कोई काढ़ा पिलाएंगे, कोई दवा देंगे, इस तरह का, वो बात तो ठीक है। और फिर हमारे डॉक्टर लोग इतने सक्षम है, इनको अंग्रेजों ने पहले दबा के रखा, उनका नाम नहीं आने दिया, लेकिन अब इनके पर खुले हैं, अब इनके नाम हुआ है, भारत पूरे विश्व में हुआ है, इसमें कोई दुराय, इनकी कीर्ति है और सत्य कीर्ति है। तो वो तो ये रोकेंगे, लेकिन लोगों की जो समस्या है कानून व्यवस्था की, मैं पुलिस का होने के नाते कानून व्यवस्था की बात ज्यादा करूं, मैं कोई बड़ी आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूं। हरिमोहन साहब खुद वकील, इतने बड़े आदमी रहे हैं, गर्ग साहब सब राजनीति जानते हैं, सब पुलिस तो सबकी है, लेकिन उनकी समस्या आपकी समस्या होगी। 100 सिपाही जहां लगाने पड़ेंगे, मान लो आपने 90 गांव में लगा दिए, तो 10 ही तो बचे आपके। क्या वो कोरोना का जो लॉकडाउन है प्लस का या रेड जोन को रोक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। होमगार्ड आपकी कितनी सक्षम होगी? नहीं कर पाएगी। रात को गश्त कौन करेगा? अब समय रात की गश्त का भी आ गया। अब तक तो लोग दरवाजे, सारी सड़कें सूनी थी, लेकिन अब सड़कें सूनी है, सड़कें उनके अंदर लोग चलने लग गए हैं। तीसरा एक बात और आयाम पैदा ये हो रहा है सर, कि जो बाहर से लोग आए हैं, जैसे हमारे एनआरआईज आए हैं, बाहर से लोग जो अपने दूसरी जगह रह रहे थे यहाँ आए हैं, अब वो भी अपनी अपेक्षा करते हैं समाज से कि हमारी सुरक्षा भी की जाए, हमारी जो चाकरी है उसमें भी की जाए, हमारी ठहल चाकरी के लिहाज से साधन होगा वो भी जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे। उनकी व्यवस्था के लिए ट्रैफिक को आपको ढीला देना पड़ेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था भी आपको उससे अधिक करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से आयाम ऐसे हैं कि गाँव की बात, नई चुनौतियां होंगी अभी लॉकडाउन के बाद, नई चुनौतियां होंगी, इनके लिए हमें तैयार होने के लिए जरूरी है कि सब कहा जा सकता है कि सावधानी से काम करना होगा। सरकारों के सामने चुनौतियां बहुत हैं, आम आदमी के सामने चुनौतियां हैं,
आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई उंगली एक दूसरे पे उठाए। अब तो सिस्टम को और तीव्र गति के साथ में हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पटरी पे जिंदगी भी लानी है और कोरोना से भी बचना है। तो ये तमाम जो परिस्थितियां होंगी, निश्चित रूप से एक आम आदमी से लेकर के हुक्मरानों तक ये चुनौतियां होंगी, जिसका सामना हम सबको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, सबका नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।